नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, कालीचरण पीजी कॉलेज और इग्नू का एकेडमिक काउंसलर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली व्याख्यान की भांति आज के इस व्याख्यान में पुनः BS 183 के अंतर्गत निहित पाठ्यक्रम अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि पर चर्चा करूँगा। जैसा कि विदित है कि अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि के अंतर्गत कुल 2 खंड हैं। प्रथम खंड के अंतर्गत कुल 6 इकाइयाँ थीं, जिस पर विस्तार से मैंने व्याख्यान दिया। आज के इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि पाठ्यक्रम के द्वितीय खंड, जो प्रशासनिक अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें कुल 4 इकाइयाँ हैं। 4 इकाइयों के अंतर्गत प्रशासनिक अनुवाद और प्रशासनिक शब्दावली को व्यवस्थित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस खंड में मुख्यतः अनुवाद का परिचय, प्रक्रिया और उसके प्रकारों पर अध्ययन करना होगा। साथ ही अनुवाद के विशिष्ट और बहुप्रचलित क्षेत्रों का अध्ययन करना भी इसके अंतर्गत निहित है। हमारे देश में प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। प्रशासन के क्षेत्र में जहाँ-जहाँ भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यालयी पत्र व्यवहार या प्रशासनिक विज्ञप्तियों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, अनुवाद प्रशासनिक क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी तरह विभिन्न विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद का भी एक विशिष्ट क्षेत्र है। हम उन पर भी कोशिश करेंगे कि कुछ उदाहरणों के साथ उन पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पाठ्यक्रम के इस खंड में अनुवाद के इन क्षेत्रों का जो स्वरूप है, उनकी विशेषताएं और प्रविधि का क्या निर्धारण किया गया है, इस पर प्रकाश डालेंगे। खंड की जो पहली इकाई है, प्रशासन की भाषा और अनुवाद, ये इकाई 1 के अंतर्गत है। यानी कि खंड 2 में कुल 4 इकाइयाँ हैं, जिनमें पहली इकाई प्रशासन की भाषा और अनुवाद है। यानी कि प्रशासन की भाषा क्या हो और प्रशासन की भाषा क्या है और उस प्रशासन की भाषा में अनुवाद की क्या भूमिका निर्धारित है, क्या भूमिका सुनिश्चित है, इस पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रशासन की भाषा और अनुवाद के अंतर्गत आप राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग और अनुवाद की जो प्रक्रिया है, उस पर विचार करते हैं कि किस प्रकार से राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग और अनुवाद की प्रक्रिया में निहित अनुवाद की भूमिका किस रूप में हमारे सामने आती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद संबंधी व्यवस्था और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं का परिचय भी कराना बहुत आवश्यक रहेगा। इसी प्रकार से खंड 2 के अंतर्गत इसकी जो द्वितीय इकाई है, उसमें पारिभाषिक शब्दावली, अवधारणा और अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली की विशिष्टता और उसके अनुवाद की प्रविधि को बताया गया है। जब तक हम अनुवाद की प्रविधि में उसकी वैशिष्ट्य को रेखांकित नहीं करेंगे, तब तक अनुवाद की भूमिका सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार जब हम तीसरी इकाई का अवलोकन करते हैं, तो खंड 2 के अंतर्गत निहित तीसरी इकाई में प्रशासनिक पत्राचार का पाठ्यक्रम निहित है विद्यार्थियों, जो कि प्रशासनिक अनुवाद का एक प्रमुख क्षेत्र होता है। इस इकाई में हम देखेंगे कि प्रशासनिक पत्राचार में अनुवाद के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का क्या महत्व होता है और उसको किस प्रकार से अनुवाद के द्वारा आसान बनाया जाता है, इस पर विचार करेंगे। इसी प्रकार से खंड 2 की BS-DS 183 की इस पाठ्यक्रम की अंतिम इकाई है और इस अंतिम इकाई में विभिन्न विषयों की जो प्रमुख शब्दावली है, उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं, उस पर विचार किया गया है। पारिभाषिक शब्दावली का परिचय हम इकाई की इस अंतिम इकाई में प्राप्त करेंगे। साथ ही मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रशासन विधि के क्षेत्र से संबंधित कई सारे प्रशासनिक शब्द ऐसे हैं, जिनका कोई विकल्प नहीं होता है, जो मुख्यतः पारिभाषिक शब्द के रूप में गढ़े गए हैं, उन पर विचार करना भी यहाँ लाज़मी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहार में लानी जाने वाली अभिव्यक्तियों की एक लंबी सूची है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उन महत्वपूर्ण
चलन में होने वाले शब्दों पर हम विचार करें विस्तार से। तो आज के इस पाठ्यक्रम का जो खंड 2 के अंतर्गत है प्रशासन और की भाषा और अनुवाद, ये आपकी एक महत्वपूर्ण इकाई है खंड 2 में। तो इस प्रकार से इसके पूर्व के व्याख्यान में आपने देखा कि अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि में कुल 2 खंड हैं, जिनमें प्रथम खंड के अंतर्गत 6 इकाइयाँ थीं, जिनमें मुख्यतः अनुवाद और साहित्यानुवाद पर हमने विचार किया, उस पर व्याख्यान दिया था। इसी प्रकार से आज के खंड 2 के अंतर्गत कुल 4 इकाइयाँ हैं जैसा कि हमने बताया, जिनमें इकाई प्रथम के अंतर्गत प्रशासन की भाषा और अनुवाद है। तो आज के व्याख्यान का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो प्रशासन की भाषा और अनुवाद, यानी कि प्रशासन की भाषा में अनुवाद किस प्रकार से अपना कार्य करता है, अनुवाद की क्या भूमिका है, अनुवाद का इस दृष्टि से क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। जिनमें आप देखते हैं कि इकाई इस 7 के अंतर्गत खंड 2 की ये 7वीं इकाई है, जो खंड 2 के दृष्टि से ये पहली इकाई उसकी है, जिसमें प्रशासन की भाषा और अनुवाद पर विचार किया गया है। इनमें हम जिस पर चर्चा करेंगे वो प्रशासन एवं उसकी भाषा है, अभिप्राय और उसका कार्यक्षेत्र है। प्रशासनिक भाषा का वैशिष्ट्य क्या है, उसका महत्व क्या है और प्रशासनिक भाषा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से भी हम उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, उन संदर्भों को भी हम यहाँ उद्धृत करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से राजभाषा हिंदी और उसके लिए किए गए वैधानिक उपबंध क्या हैं और उन उपबंधों में हिंदी को राजभाषा के रूप में किस प्रकार से रखा गया है और उसकी क्या भूमिका बनती है, इस पर विस्तार से व्याख्यान देंगे। संवैधानिक उपबंध साथ ही वैधानिक प्रावधान क्या है राजभाषा हिंदी के लिए, उस पर भी दृष्टि डालेंगे। प्रशासनिक हिंदी की सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी से आखिर भिन्नता क्या है, क्या जो सामान्य हिंदी है, जो प्रशासनिक हिंदी है, वो किस प्रकार से साहित्यिक हिंदी से भिन्न है और दोनों किन किन बिंदुओं पर कहीं न कहीं एक जगह एक रूपता लिए हुए हमें दिखाई देती हैं, इस पर भी हम व्याख्यान देने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता क्या है, अनुवाद एवं अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी क्या व्यवस्थाएं हमारे सिद्धांतों में अनुवाद की दी गई हैं। साथ ही अनुवाद के कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता क्या है, अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्थाएं हमारे पास क्या है, अनुवाद कार्य का हम विभाजन किस रूप में करें और अनुवाद कार्य की वस्तुतः व्यवस्था क्या है, अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या है, अनुवाद की मूलभूत अपेक्षाएं क्या हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। बिना इन बिंदुओं को विस्तार से समझे हम अनुवाद की सिद्धांत और उसकी प्रविधि पर ढंग से अपनी समझ विकसित नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कहने का जो मूल उद्देश्य है वो प्रिय विद्यार्थियों यह है कि प्रशासन की जो भाषा है और उसमें जो अनुवाद है, इसके अध्ययन के बाद आपको मुख्यतः प्रशासन का अर्थ समझ में आ जाएगा, क्षेत्र और उसके भाषा के वैशिष्ट की एक समझ आपके भीतर विकसित होगी। साथ ही प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का ऐतिहासिक संदर्भ और राजभाषा संबंधी जो विभिन्न संवैधानिक उपबंध हैं, वो कौन-कौन से हैं और किन-किन रूपों में कार्य करते हैं, इससे आप अवगत हो सकेंगे। प्रशासनिक हिंदी की सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी से जो भिन्नता है, उनके मूलभूत कारणों से आप परिचित हो सकेंगे। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता और उसकी व्यवस्थाएँ क्या-क्या हैं, इससे आप अवगत हो सकेंगे। साथ ही अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था और अनुवाद की मूलभूत अपेक्षाएँ, इन सारे बिंदुओं से आप विस्तार से परिचित हो सकेंगे। तो हम अगर अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन का जो क्षेत्र है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और वह अत्यधिक व्यापक भी क्षेत्र है। क्षेत्र में अनुवादकों की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है, उनकी
अत्यधिक माँग होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्रशासन से जो मूल अभिप्राय हमारा है, वो उसके कार्यक्षेत्र और उसकी भाषा की विशेषताओं से है। साथ ही प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी का ऐतिहासिक संदर्भ और राजभाषा के रूप में हिंदी का संवैधानिक एवं वैधानिक स्थिति, इसको स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिप्राय और कार्यक्षेत्र प्रशासन और उसकी भाषा का क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इसके अलावा सामाजिक व्यवहारों की भाषा एक माध्यम होती है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा पाता है। इसलिए भाषा विशेष के द्वारा उसके बोलने वाले समूहों की जातिगत विविधता को इंगित करती है। उसकी संश्लिष्ट संस्कृति आदि की अभिव्यक्ति करती है, आदि के अभिव्यक्ति का वो माध्यम बनती है, इसलिए उसका बहुत महत्व हो जाता है। भारत की जो भाषा है हिंदी, भारत वस्तुतः एक बहुभाषा भाषी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, एक देश है। यहाँ कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अनेक भाषाओं और बोलियों को हम व्यवहार में लाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। भिन्न-भिन्न भाषा समाजों की संस्कृति में अन्यान्य वैविध्य होता है। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं से हमारी एकता के भी दर्शन होते हैं, यानी कि हमारी तमाम विभिन्नताओं में, विविधताओं में हमें एकता का स्वरूप विद्यमान दिखता है, चाहे वो सांस्कृतिक परिवेश हो, चाहे वो भाषाई क्षेत्र हो। प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं से इन विभिन्नताओं के बावजूद भी एक रूपता का बोध हमें होता है, और यही हमारी भावनात्मक एकता का प्रतीक है। देश में भावनात्मक एकता को स्थापित करने के लिए हमें विभिन्न भाषाओं में से एक भाषा को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। जिस तरह हर देश के अपने प्रतीक स्वरूप झंडे होते हैं, राष्ट्रध्वज होते हैं, उसी प्रकार से एक देश को की भावना को, एक देश के विचार को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्त के माध्यम के रूप में सार्वदेशिक स्वरूप वाली एक भाषा का होना आवश्यक समझा जाता है। उस भाषा को राजभाषा अथवा प्रशासन की भाषा कहते हैं। यानी कि प्रशासनिक भाषा या कार्यालयी भाषा या राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज मुख्यतः कहीं न कहीं से देश की अनेक रूपता में एकता लाने का एक माध्यम का कार्य करती है। राजभाषा के संदर्भ में आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी का कथन इस संदर्भ में अवलोकनीय है। उनका मानना है कि शासन, विधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर कैलेश चंद्र भाटिया ने राजभाषा और राजकाज की भाषा राजभाषा को कहा है। इस तरह सरकारी कार्यालयों, प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक भाषा, कार्यालयी भाषा कहा जाना उन्होंने उपयुक्त समझा। कहने का आशय यह है कि भाषा का या रूप जो समग्र देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली, लिखी, समझी जाती है, वही प्रशासन की भाषा या राजभाषा होनी चाहिए, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में प्रशासनिक भाषा बनने के लिए अपेक्षित वे सारे गुण विद्यमान हैं, अतः हिंदी को निसंदेह प्रशासनिक भाषा या राजभाषा का दर्जा प्राप्त होना अ, अपेक्षाकृत तर्कसंगत है। प्रशासनिक हिंदी को ही संदर्भ विशेष में कार्यालयी हिंदी भी कहा जाता है, या उसी को ही राजभाषा भी कहा जाता है। उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी में हम कहते हैं। भाषा की स्वरूपता या स्वरूपगत विशेषताओं के आधार पर हम इन्हें 3 शब्द एक ही रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं और करते भी हैं। पहला है प्रशासनिक भाषा का कार्यक्षेत्र। प्रशासनिक भाषा को समझने से पहले प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसे जान लेना आवश्यक है। राज्य के शासन या प्रचलन का सुचारू प्रबंध ही प्रशासन है। प्रशासन का प्रमुख संबंध कार्य पद्धतियों से होता है। प्रशासन के अंतर्गत कार्यविधियाँ, कार्यप्रणालियाँ, कार्य नियम, कार्य ज्ञापन इत्यादि का अवलोकन होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्य का विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व अनुशासन, आदेश की एकता, प्रबंध की एकता,
व्यक्तिगत हित का केंद्रीकरण, पदाधिकारियों में संपर्क, व्यवस्था, न्याय, कर्मचारियों में स्थायित्व का होना, प्रेरणा तथा सहयोग आदि से संबंधित जो कार्य होते हैं, वो प्रशासन के अंतर्गत आते हैं और प्रशासन का क्षेत्र निसंदेह काफ़ी व्यापक है। अतः प्रशासन से तात्पर्य हमारा जो सीधा है वो अनुशासन, नियमन, जनकल्याण से संबंधित कार्यों की योजना, कार्यान्वयन या मूल्यांकन से होता है। प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है, वो आधुनिक संदर्भ में हम बात करें तो बहुत व्यापक है। किसी सीमित दायरे में उसे बाँधना बहुत मुश्किल है, शायद असंभव जैसी स्थिति है। फिर भी प्रशासन को हम यहाँ केंद्र और राज्य की कार्यविधियों से संबंधित मानकर चल सकते हैं। इसलिए प्रशासन के कार्यक्षेत्र में मंत्रालय, विभाग, अधीनस्थ कार्यालय, संबद्ध कार्यालय, सरकारी बैंक, लिमिटेड कंपनियां, सरकारी बैंकों के अतिरिक्त सरकारी नियंत्रण में कार्यरत स्वशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम आदि आते हैं। भारत सरकार द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए बनाए गए राजभाषा अधिनियम 1976 में केंद्र सरकार के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित संस्थानों में इसे शामिल किया गया है। का, खा और गा के श्रेणी में इसे बाँटा गया है। का के अंतर्गत केंद्र सरकार का कोई कार्यालय, कोई विभाग, कोई मंत्रालय आता है। इसी प्रकार खा के अंतर्गत हम केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समितियाँ और प्राधिकरण का कोई कार्यालय इसमें मान सकते हैं। इसी प्रकार गा के अंतर्गत केंद्र सरकार के स्वायत्त में, स्वामित्व में या इसके नियंत्रण में या इसके अधीन जो निगम है या कंपनी के कार्यालय केंद्र सरकार के कार्यालय में शामिल हैं। इस प्रकार राज्य सरकारों के कार्यालय की परिभाषा के अंतर्गत राज्य सरकारों के उपर्युक्त जो स्वरूप है, वो कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। प्रशासन में हिंदी के प्रयोगों का कार्यक्षेत्र कहाँ-कहाँ तक है, उसे भी जानना आवश्यक हो जाता है। संविधान में राजभाषा के स्वरूप में हिंदी को स्थान दिए जाने पर लोगों ने बहुत गंभीरता दिखाई। इसका प्रयोग होता है। का क्षेत्र के सभी प्रांतों में आमतौर पर हिंदी भाषा में अधिकांश कार्य संपन्न होते हैं। इन क्षेत्रों में स्थापित कंपनियों को स्थानीय केंद्रीय प्रशासन से पत्राचार अधिकांशतः हिंदी में करना आवश्यक होता है। न्यायालय, तहसील, न्यायपालिका, नगर पालिका, विद्युत बोर्ड, कलेक्ट्रेट, कानून व्यवस्था संबंधी कार्यालयों से भी इनके द्वारा पत्राचार होता रहता है। प्रशासन न केवल बाहरी कंपनियों या उस क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों से संबंधित अपने कार्यों का निर्वहन करता है, बल्कि इसके इतर भी प्रशासन द्वारा संगठन के आवश्यक लेखन सामग्री, विभिन्न मदों के क्रय में संबंध की जाने वाली कार्रवाई हिंदी में करना सुनिश्चित करता है। नामपट्ट बनाना, रबड़ मोहरें आदि हिंदी में बनवाए जाने पर बल देता है। संपदा से संबंधित कार्रवाई जैसे भूमि अर्जन हुआ, आवासीय क्वार्टरों या प्रशासन का मुख्य अंग है। इसी प्रकार से आवंटन संबंधी आदेश भी हिंदी में निकाले जाते हैं। केंद्रीय प्रेषण अनुभाग जो प्रशासन का मुख्य अंग होता है, में अन्य स्थानों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि पर हिंदी में उल्लेख करना आवश्यक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में संगठन के कर्मचारियों से संबंधित स्थापना, कल्याण, औद्योगिकी संबंध, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग होना सुनिश्चित किया गया है। तो हम देखते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग का श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्रों में एक तरह से अनिवार्य रूप से उसका प्रयोग होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। कहीं न कहीं से इसकी हिंदी की उपयोगिता और उसके महत्व को बढ़ाने का एक प्रयास इस माध्यम से भी लगातार हो रहा है। तो इसी प्रकार प्रशासनिक भाषा का जो वैशिष्ट है, वह क्या है, उस पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। वस्तुतः प्रशासन या राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक भाषा कहा जाता है विद्यार्थियों। प्रशासनिक भाषा का स्वरूप भाषा सामान्य भाषा से थोड़ा भिन्न होता है। इसका समूचा स्वरूप सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली पर आधारित होता है। यह कार्यप्रणाली के पीछे नीति सिद्धांतों से नियंत्रित होता है। वास्तव में सरकार एक अमूर्त सत्ता है और इसके द्वारा अधिकारों का उपयोग किसी अधिकारी
विशेष द्वारा नहीं वरन अधिकारी समूह के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये व्यवस्थाएँ संचालित नहीं होती है, अपितु कहीं न कहीं से इसमें समूह बोध का या द्योतक है ये व्यवस्थाएँ। ये सरकारी अधिकारी, सरकारी तंत्र के विभिन्न अधिकारियों के बीच अलग-अलग स्तरों पर विभाजित होते हैं और यही कारण है कि प्रशासनिक हिंदी, विशेषकर कार्यालयी हिंदी की संरचना में वास्तविककर्ता का प्रायः लोप हमें दिखाई देता है। यदि वास्तविक कार्यकर्ता का प्रयोग भी है तो अप्रत्यक्ष रूप में या प्रतीक रूप में ही उसका प्रयोग होता है। कहीं वो एकाधिकार के रूप में हमें दृष्टिगत नहीं होता है। सरकारी अधिकारी का कोई भी निर्णय उसका निजी निर्णय नहीं होता है, अपितु वह सरकार के निर्देशों का केवल अनुपालन करता है, उसको क्रियान्वित कराने का प्रयत्न करता है। वह अमूर्त या अदृश्य सरकार का निर्णय होता है, जिसने अपने अनेक अधिकारों में से एक अधिकार या उसके किसी एक अंश को अपनी ओर से किसी अधिकारी को दे रखा होता है और वह अधिकारी अमूर्त सरकार की ओर से उस अधिकार का प्रयोग करता है या उन निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित कराता है। प्रशासनिक भाषा सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ-साथ जन सामान्य से भी संबंधित होती है क्योंकि प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएँ हैं, वो आम जनमानस के लिए हैं, आम जनमानस को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए हैं। तो यही कारण है कि उनका सीधा जुड़ाव कहीं न कहीं से आम जनमानस से ही होता है। अर्थात जो लोग प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, उन लोगों का भाषा व्यवहार इससे जुड़ा होता है। इसलिए सरकारी कामकाज की भाषा प्रकृति के आधार पर कार्यालयी या प्रशासनिक भाषा की विशेषताएँ हैं, जिनका परिचय हम आगे करते हैं, आपको कराएँगे। सर्वप्रथम हम बात करें तो बोधगम्यता एवं एकार्थकता पर। बोधगम्यता और एकार्थता प्रशासनिक भाषा की पहली महत्वपूर्ण शर्त होती है। भाषा की बोधगम्यता यानी कि जो प्रशासनिक भाषा है, उसमें क्या बोधगम्यता है? क्या उसमें एकार्थकता है? ऐसा तो नहीं है कि वो भाषा इतना शाब्दिक रूप में इतना उसका कठिन अनुवाद कर दिया गया है कि उसे समझना प्रायः आम जनमानस के लिए मुश्किल हो, बहुत कठिन हो, तो इसलिए इस बोधगम्यता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दूसरा है एकार्थकता। अगर भाषा में एकार्थकता नहीं है, भाषा के किसी शब्द का, किसी प्रशासनिक भाषा के किसी शब्द का अगर एक से अधिक अर्थ ध्वनित होता है, एक से अधिक अर्थ उसका व्यक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में किसी निर्देश या आदेश का अनुपालन कराने के लिए उसमें दुविधा और असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। उसका यदि आम जनमानस जिसके लिए वो आदेश पारित हुआ है, उसका अगर सीधा अर्थ वो नहीं समझ पाता है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए बोधगम्यता के साथ-साथ एकार्थकता का होना भी उसमें आवश्यक होता है। कार्यालयी साहित्य में अ, अविधापरक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अविधात्मक प्रयोग से प्रशासनिक भाषा पूरी तरह से एकार्थक रूप धारण कर लेती है। इससे कथ्य में स्पष्टता आती है, कहीं न कहीं से पारदर्शिता आती है और संप्रेषणता उससे बढ़ जाती है और आम जनमानस की समझ में वो आसानी से आ जाती है। विषय वस्तु को सीधे स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए, तो इसमें ज़रूरी होता है, उदाहरण के लिए हम बात करें तो किसी व्यक्ति को दिल्ली जल बोर्ड से एक पत्र मिलता है और उसने पिछले 4 वर्षों से पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है, इसलिए अब उसे चेतावनी दी गई है कि बकाया जो धनराशि है, उसका वो भुगतान कर दे अन्यथा उसकी बिजली काट दी जाएगी। यह बात सीधे और सरल ढंग से कही जानी चाहिए ताकि उस व्यक्ति को यथाशीघ्र इस सूचना की समझ उसके भीतर आ सके, उसको वो समझ सके ताकि उस पर वो अगला अपना निर्णय ले सके, कार्य कर सके। इसलिए यथाशीघ्र जो भी प्रशासनिक भाषा है वो जिसके लिए प्रयोग की गई हो उसको समझ में आना भी पहली शर्त है। इसलिए अत्यधिक सांकेतिक शब्दावली के इस्तेमाल से अ अ, यह बचा जाने का प्रयास किया जाता है ताकि वह पत्र समझ में आ सके। प्रशासन में प्रयुक्त भाषा की स्पष्ट बोधगम्य होने की माँग के कारण ही
यह अपेक्षा की जाती है कि वाक्य रचना एकार्थी हो, ना कि अनेकार्थी हो। इसमें कम से कम संदिग्ध संदिग्ध अ, या कहीं न कहीं अदृश्य अर्थ लिए हुए ना हो। अधिक से अधिक औपचारिक भाषा की अपेक्षा एक प्रशासनिक शब्दावली में की जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि निर्वैयक्तिकता का होना आवश्यक है। निर्वैयक्तिकता से हमारा अभिप्राय है, सरकारी तंत्र में अधिकारों का वितरण सुनिश्चित क्रम में होना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी या उससे अ, उ या तो अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करता है, या निम्न अधिकारी को आदेश देता है, या सरकार के निर्णयों की सूचना देता है। दूसरे शब्दों में, सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेश से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप में कुछ ना कह करके निर्वैयक्तिक रूप में कहता है। यानी कि अ, जैसे कोई पत्र भेजा जा रहा है, तो कार्यालय में प्रशासन व्यक्ति प्रशासन का अंग होता है, इसलिए कार्यालय के सभी पत्र आदि प्रशासन की ओर से लिखे जाते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे जाते हैं। यही कारण है कि प्रशासनिक भाषा में जो पैसिव वॉइस है, जो कर्मवाच्य है, उसकी प्रधानता रहती है। इसमें कथन व्यक्ति सापेक्ष ना होकर के व्यक्ति निरपेक्ष होता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी और हिंदी की अ, निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ आप देख सकते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू। मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूँ, या कोई भी अधिकारी नहीं लिखता है कि मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, या कि यह मेरा आदेश है और अक्षरशः आप इसका अनुपालन करें। ऐसा ना लिख करके वह प्रायः अपनी भाषा में लिखता है कि मुझे ऐसा निर्देश हुआ है कि मैं आपको ये सूचना अ, इस सूचना से अवगत कराऊँ, ताकि आप इस पर उचित कार्रवाई कर सकें। तो ऐसी जो प्रशासन की भाषा है, वो इसी रूप में प्रयुक्त होती है। प्रायः उसमें यहीं से बात को अ यथा संशोधित करते हुए प्रस्तुत करना होता है। एक अधिकारी को मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपसे पूछूँ कि यथा संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है? उनके हस्ताक्षर और मुहर सहित प्रतीक्षा सूची को नवीनीकृत किए जाने के अवलोकनार्थ यह सूचना प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी भाषा में इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि वह सरकार की ओर से बैठा हुआ एक नुमाइंदा है, जो सरकार की नीतियों का, सरकार के विचारों को वो केवल अगले तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उसका दायित्व यहीं तक है कि उसको जैसे निर्देश मिला है, उसको वो यथावत उसी रूप में अगले तक पहुंचा सके। इसलिए प्रशासनिक शब्दावली में बोधगम्यता के साथ-साथ उसमें स्पष्टता का होना, एकार्थक होने का होना भी बहुत अनिवार्य और आवश्यक है, जिसका एक प्रशासनिक अधिकारी अपने भाषा के व्यवहार में इस बात का ध्यान रखता है। इसके अलावा प्रशासनिक भाषा की जो अगली विशेषता है, जो मुझे लगती है कि वो सुझावपरक और आज्ञार्थक वाक्यों का प्रयोग करना उसमें भी आवश्यक हो जाता है कहीं-कहीं। प्रशासनिक तंत्र में कर्मचारियों की कई श्रेणियाँ होती हैं। कोई अधिकारी होता है, कोई उसके अधीन कर्मचारी होता है, फिर कोई अधीनस्थ कर्मचारी के नीचे भी कार्य करता है। इन सब के मध्य में आदेशों का आदान-प्रदान लगातार होता रहता है। प्रशासनिक व्यवस्था में आदेश और आदेश पालन की परंपरा के कारण आज्ञार्थक या सुझावपरक वाक्यों का प्रयोग अधिक होता रहता है। लेकिन यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को किसी मामले पर आदेश देते हुए भी कर्ता का प्रयोग नहीं करता है। वह प्रायः उसको इन रूपों में कह सकता है कि मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करें, या इस पत्र को शीघ्र जारी करें, या इस पत्र का उत्तर अभी रोक दिया जाए, आज आज ही प्रेषित करने का इसे प्रेषित करें। तो इस तरह की वो एक औपचारिक शब्दावली का प्रयोग करता है। औपचारिक भाषा भी इसी कड़ी में हम देखेंगे कि प्रशासनिक भाषा में औपचारिक भाषा का अपना विशिष्ट स्थान है। औपचारिक भाषा से हमारा आशय है प्रशासन तंत्र का जो पूरा परिवेश है, पदों की क्रमिक श्रृंखला पर वो आधारित होता है। प्रशासन की भाषा में शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखा जाता है। कभी किसी व्यक्ति को ये ना लगने पाए कि अमुक व्यक्ति तानाशाह की तरह हमें आदेश दे रहा है, या हमसे जबरन अन्यायपूर्ण कोई कार्य कराना चाह रहा है, किसी नीति में हमारी सहमति लेना चाह रहा है। तो इस ये सारी बातें उसकी
भाषा से ही स्पष्ट होगा। तो इसलिए औपचारिक भाषा का प्रयोग प्रशासनिक अ, भाषा में किया जाना आवश्यक होता है। इसीलिए प्रशासन की भाषा में शिष्टाचार का विशेष ध्यान सदैव हमें दृष्टिगत होता है। प्रशासन की भाषा में शिष्टाचार औपचारिकता के कारण होता है। साधारणतः जब हम आपस में बात करते हैं तो बहुत औपचारिक हो जाते हैं, लेकिन जब प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकतर औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तब उसकी हमें अलग तरह की हमारी छाप या दृष्टि हम व्यक्त होती है। औपचारिकता और शिष्टाचार प्रशासनिक पत्राचार में जगह-जगह पर हमें दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में हम अगर आपसे विद्यार्थियों साझा करना चाहें कि पत्र के आरंभ और अंत में कई प्रकार की औपचारिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग हमें करता दिखाई देता है। जैसे हम प्रायः लिखते हैं कि सेवा में महोदय, प्रिय महोदय, सादर, पृष्ठांकन, धन्यवाद, सादर इत्यादि सम्मान सूचक शब्दों का या संबोधन सूचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं औपचारिक भाषा में। इसी तरह से प्रशासन की भाषा की जो अगली विशेषता है, उसे हम व्यवस्थित लेखन और व्यवस्थित एवं सुनिश्चित लेखन के रूप में हम देख सकते हैं। जो कार्यालयी साहित्य है, उसमें बँधा-बनाया ढाँचा होता है और उस ढाँचे की मर्यादा में रह कर के ही हमें पत्राचार करना होता है। कार्यालयी भाषा की एक सुनिश्चित एवं व्यवस्थित लेखन परंपरा होती है। इस तरह का साहित्य तैयार करते समय उसी बँधी-बँधाई परिपाटी का अनुपालन किया जाता है। सुनिश्चित लेखन पद्धति का उपयोग किया जाता है, अनुकरण किया जाता है और जिसे हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे जाँच पूरी की जाए और रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जाए। इंक्वायरी में बी कंप्लीटेड एंड इट्स रिपोर्ट सबमिटेड एट एन अर्ली डेट। तो इस तरह से एक औपचारिक या एक बनी-बनाई सुनिश्चित लेखन परंपरा है प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, जिसका प्रायः अनुवाद भी करना होता है एक अनुवादक को और ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसके अर्थ में कोई भिन्नता तो नहीं आ रही है, कहीं उसकी बोधगम्यता प्रभावित तो नहीं हो रही है। कार्यालयी साहित्य की सुनिश्चित लेखन पद्धति के कारण ही हमें कई चीज़ों में समानता नज़र आती है। जैसे प्रशासनिक पत्रों की भाषा में हम अगर देखें, तो मानक अभिव्यक्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। अधो हस्ताक्षरित को निर्देश हुआ है कि आपके दिनांक के पत्र की संख्या की पावती भेजा जाए, वगैरह-वगैरह। तो या हम देखते हैं कि इस कार्यालय के पत्र संख्या अमुक-अमुक या अमुक दिनांक के द्वारा सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है। तो इस प्रकार से कार्यालयी पत्रों में इसका अनुपालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। विशिष्ट शब्दावली भी प्रशासन की भाषा की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी जिस प्रकार विभिन्न विषयों से संबंध शब्द उस विषय विशेष की विवेचना करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार जब हम प्रशासनिक भाषा की बात करते हैं, तो हमारे सामने आए उसी प्रकार हमारे सामने ऐसी शब्दावली आती है, जिसका सीधा संबंध प्रशासन, सरकारी कामकाज अथवा कार्यालयों में प्रचलित कार्य पद्धति एवं कार्यप्रणाली से होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रशासन की भाषा कुछ अलग होती है। वहाँ कहीं कभी नियमों का पालन करने की बात कही जाती है, तो कभी प्रपत्रों, संहिताओं, विधि और अधिनियमों आदि की ओर इंगित किया जाता है। कभी संवैधानिक रूप भी सामने उसका हमारे आता है। वहाँ फ़ाइलों पर लिखी जाने वाली टिप्पणियों की भाषा होती है, प्रारूपों की भाषा होती है, ज्ञापनों की भाषा होती है, अधिसूचनाओं, विज्ञप्तियों और प्रपत्रों की भाषा होती है। तो ये सबकी अपनी बटी हुई एक निर्धारित भाषा होती है, जिसका अक्षरशः इसमें अनुपालन करता हुआ हमें दिखाई देता है। ये इस प्रकार के लिए कुछ विशेष शब्द रूढ़ हो जाते हैं, जो निरंतर उसी के क्षेत्र के लिए प्रयोग में आते हैं। कहीं मूल नियमावली, कहीं वित्तीय शक्तियाँ, कहीं अनुशासिक कार्रवाई शासनिक कार्रवाई, तो कहीं कार्यालय कार्यविधि और कहीं आदेश और निर्देश। भाषा के स्वरूप के लिए विभिन्न संकल्पनाओं की सही एवं सटीक अभिव्यक्ति की दिशा में ही हमें विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासनिक जैसे अधिकारी, आयोग, कर्मचारी, ग्रेच्युटी, पेंशन, निलंबन, मंजूरी, सरकार, सहकारी इत्यादि ऐसे कुछ शब्द हैं, जिनका बार-बार हमें उस संदर्भ विशेष में प्रयोग करना होता है। इनकी जगह पर प्रायः हम किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रशासनिक हिंदी की शब्दावली के विभिन्न स्रोतों के हमें शब्द मिलते हैं।
इसका कारण यह है कि प्राचीन भारत में राजकाज की जो भाषा है, वो संस्कृति थी। उसके अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उर्दू, अंग्रेज़ी जैसी भाषाएँ राजकाज से जुड़ जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी की राजभाषा बन जाने पर संस्कृत परंपरा के अनुकरण पर काफ़ी बल दिया गया। संस्कृत के बाद जब भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा मिल-जुल गई, हिंदी में स्वीकृत हो गई, निर्मित प्रशासनिक शब्दावली के अर्थ का मूला जो आधार था, वह अंग्रेजी के प्रशासनिक शब्दावली का अर्थ ले लेती है। लेकिन रूप संरचना की दृष्टि से हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली के कई प्रकार हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें तो शब्द निर्माण में मुख्य संस्कृत को आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्कृत की संश्लिष्ट प्रकृति के कारण ही मूल शब्द अम, उससे काफ़ी भिन्न मूल शब्दों का निर्माण किया जाता है। विधि शब्द से विधिक और संविधिक से वैज्ञानिक, विधायकी, विधेयक, संविधान, विधायक आदि शब्दों की रचना की जाती है, नए शब्द गढ़े जाते हैं। इसी तरह से सचिव शब्द को यदि हम देखें तो उप सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, संसदीय सचिव, निजी सचिव, महासचिव, सचिवालय आदि शब्दों का संस्कृत का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रशासनिक भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुआ है और उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि मुआवजा हुआ, मुअत्तल हुआ, मुत्तली हुआ, हलफनामा हुआ, मिसिल हुआ, जिसको एफिडेविट हम कहते हैं, और बर्खास्तगी हुआ, फरियादी हुआ। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे चलन के शब्द हैं, बेल प्रायः हम प्रयोग में ले आते हैं, जो हम देखते हैं कि लगातार अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग प्रशासनिक भाषा में हमें दिखाई देता है। इसी तरह से प्रशासनिक भाषा में अंग्रेजी शब्दों का भी बहुत अधिक प्रयोग होता है और इस क्षेत्र में ये शब्द अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके लिए हिंदी प्रतिरूप एक तो कम प्रचलित होती है, दूसरे अंग्रेजी शब्द प्रशासनिक कार्यों से अत्यधिक प्रचलित हो जाते हैं। जैसे चेक हुआ, पेंशन हुआ, शेयर हुआ, एजेंट हुआ, अलार्म हुआ, फाइल या ग्रेड या वारंटी, ड्यूटी, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हिंदी की जगह पर कहीं अधिक ही प्रयोग होते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रशासनिक शब्दावली में कुछ एक उर्दू या अरबी फारसी के शब्दों की भांति है, अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जो प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इनका प्रयोग करने में कोई गुरेज नहीं करता है, किसी प्रकार का अनुवादक भी इनका संकोच नहीं करता है। इन शब्दों को ज्यों का त्यों उसमें रख देता है। प्रशासनिक भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जिनका सामान्यतः एक सा अर्थ होता है। कार्यालय कार्यक्रम की औपचारिकता का ध्यान रखते हुए उनका प्रयोग किया जाता है, जिनके अलग-अलग रूपों में भी उनका प्रयोग होता है। जैसे निर्देश हुआ, अध्यादेश हुआ, समादेश हुआ, आदेश हुआ। तो इन शब्दों को हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। इनके लिए अगर हम देखें तो आदेश के लिए जैसा कि अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए आदेश लिखा जाता है, या डायरेक्शन है तो उसके लिए निर्देश लिखा जाता है। और उसी तरह से कोई ऑर्डिनेंस पारित किया जाता है तो उसके लिए अध्यादेश हिंदी शब्द या पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से रिमार्क्स हुआ, कमेंट्स हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, ओपिनियन हुआ या व्यूज़ हुआ, आदि शब्दों का प्रयोग भी प्रशासनिक क्षेत्र में इनकी जगह पर भी किया जाता है। कई-कई बार तो इनको इसी रूप में रख दिया जाता है। टिप्पणी, मत, विचार, राय इत्यादि का भी प्रयोग होता है इसी अर्थ में, जबकि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इन शब्दों के लिए सलाह शब्द से ही काम चला लेते हैं। लेकिन प्रशासनिक शब्दावली में हम देखते हैं कि एक ही तरह की भिन्न-भिन्न स्थितियों के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये कहीं न कहीं से उस पूरी प्रशासनिक शब्दावली की भाषा को काफ़ी समृद्ध बनाती है, जिसका हम प्रयोग करते हुए देखते हैं कि वो किन कारणों से इतनी समृद्ध बन पाई है। प्रशासनिक भाषा में देशज भाषा या देशज शब्दों का प्रयोग भी बहुतायत में दिखाई देता है। हिंदी के सामान्यतः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग चलन में रहा है। कर्मचारी, कार्यालयी में भी किसी एक का प्रयोग किया जाना अच्छा समझा जाता है।
शब्दावली के प्रचार-प्रसार के लिए यह छूट व्यावहारिक होती है। जिस जैसे कैंडिडेट हुआ, रिकमेंडेशन हुआ, कंडीशन हुआ, ड्राफ्ट या डेट इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम कई-कई बार ज्यों का त्यों कर लेते हैं और कई बार आवश्यकता पड़ने पर इच्छा अनुसार हम कैंडिडेट की जगह प्रार्थी, प्रत्याशी, उम्मीदवार या अभ्यर्थी कर देते हैं। रिकमेंडेशन की जगह की सिफ़ारिश किया गया है या संस्तुत की गई है। इसी प्रकार से कंडीशन के रूप में हम शर्त है, प्रतिबंध है और डेट के तौर पर हम तारीख है, तिथि है, दिनांक है इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं। और ड्राफ्ट के लिए हिंदी में जो अत्यधिक चलन पारिभाषिक शब्दावली है, उसमें मसौदा है या उसका प्रारूप क्या है, प्रारूप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी के बने-बनाए, अंग्रेजी के बने-बनाए उन शब्दों की जगह पर प्रशासनिक शब्दावली में एक खास तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्दावली के रूप में देखते हैं। प्रशासनिक भाषा की शब्द रचना कभी-कभी स्रोतीय घटक से ना होकर विषम स्रोतीय घटकों से भी आ जाती है। इन्हें संकर भाषा कहते हैं या संकर शब्द कहते हैं। इसमें एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा से मिलकर बनता है। उदाहरण के तौर पे जैसे रेलगाड़ी हुआ, अनुवाद ब्यूरो हुआ, रोजगार अधिकारी हुआ या अपर कलेक्टर हुआ, मतदान बूथ हुआ, आर्थिक सलाहकार हुआ, हाइड्रोजनीकरण हुआ, जिला मजिस्ट्रेट हुआ, जिला हिंदी है, मजिस्ट्रेट अंग्रेजी है। तो इस प्रकार से कुछ जुड़े हुए कुछ संकर शब्दों का प्रयोग, जिसमें एक तो अंग्रेजी का या किसी भी भाषा का शब्द है और दूसरा वो ठीक देसी शब्द है, जो उसके साथ जुड़ करके एक नए अर्थ को ध्वनि करता है। इस प्रकार कभी-कभी मूल शब्द एक स्रोत के होते हैं और कभी-कभी उपसर्ग या प्रत्यय दूसरे दूसरे स्रोत के हो जाते हैं। जैसे उपजिला, इसमें प्रत्यय उप का प्रत्यय लगा हुआ है। तैनाती या मुद्राबंद या डायरीकार इत्यादि ऐसे शब्द हैं, जिनमें हम देखते हैं कि उपसर्ग या प्रत्यय दूसरे स्रोतों में किस प्रकार से प्रयुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों प्रशासनिक कुछ अभिव्यक्तियाँ होती हैं, जिन पर चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन की कार्यप्रणाली की एक निश्चित प्रविधि है और उस निश्चित प्रविधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि उस प्रविधि के अनुसार किसी मामले पर की जाने वाली जो विभिन्न स्तरीय कार्यवाही है, उन पर कार्यालय अधिकारियों या कर्मचारियों के चिंतन मनन, निर्णय लेखन से ही हो पाता है। कोई कार्यवाही मौखिक नहीं होती है, सब कुछ कागज़ पर लिखित रूप में होता है। जब भी किसी मामले में संबंध प्रतादि की हम उसका कोई फ़ाइल बनाते हैं, तभी से उस पर लिपिक से लेकर उच्चाधिकारी तक के द्वारा लिखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया में विभिन्न स्थितियों या संदर्भों के लिए भाषा व्यवहार भी रूढ़ हो जाता है। प्रशासनिक कार्यवाही को व्यक्त करने के लिए सुनिश्चित भाषा अथवा वाक्यांश होते हैं, जिन्हें प्रशासनिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। हम पहले ही इस पर विस्तार से प्रिय विद्यार्थियों बता चुके हैं कि प्रशासन भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है, वो कमोबेश अंग्रेज़ों के शासन जैसा ही रहा है। अतः जिस प्रकार को का अंग्रेजी के माध्यम से किया जाता था, उसको हिंदी के माध्यम से किया जाने का प्रयोग होता रहा। यही कारण है कि प्रशासन की भाषा की अनौपचारिकता और एकार्थकता के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि प्रशासनिक कार्यालय में बहुप्रयुक्त अभिव्यक्तियों का हिंदी रूप भी सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि निर्णयों में या आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आ पाए, उचित कार्रवाई में किसी प्रकार की समस्या न खड़ी हो सके। उदाहरण के लिए प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ और उनके लिए हिंदी पर्याय रूप में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका प्रयोग हमें उसी रूप में करना पड़ता है। अंग्रेजी में है फॉर अप्रूवल, यानी अनुमोदनार्थ या अनुमोदन के लिए। इसी प्रकार है फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन, उचित कार्यवाही के लिए या वास्ते। या आता है सादर निवेदन है, आई हैव द ऑनर टू से। तो इस प्रकार से कुछ बने बनाए शब्द हैं, जिनको पारिभाषिक शब्दावली में हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, उसमें किसी प्रकार की अपनी विद्वता का प्रयोग नहीं करते हैं। उपर्युक्त ये जो उद्धरण है प्रशासनिक अभिव्यक्तियों के, वो भाषिक संरचनाएं हैं। इन अभिव्यक्तियों में कुछ तो पदबंध हैं, कुछ वाक्यांश हैं, तो कुछ वाक्यात्मक हैं।
प्रशासनिक व्यवहार में इस प्रकार की अनेक प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ विकसित होने के साथ-साथ रूढ़ हो जाती हैं, जिनका प्रयोग प्रायः होता रहता है। यद्यपि इस प्रकार के अभिव्यक्तियों के कारण ही प्रशासनिक कार्यवाही में यांत्रिकता का समावेश हो जाता है, किंतु लिपिकों या अधिकारियों के लिए कार्यवाही करने में सरलता आ जाती है। उन्हें अपनी ओर से कुछ जोड़ना पड़ता है। फ़ाइल में संदर्भ या स्थिति के अनुसार निश्चित या रूढ़ अभिव्यक्ति को लिखना होता है, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। इस प्रकार प्रशासनिक अभिव्यक्तियों के प्रयोगों से कार्यालयों में सटीकता और संक्षिप्तता लाई जा सकती है, उसे आसान बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में हम देखें कि प्रशासनिक भाषा की जो विशेषताएँ हैं, उनमें यूज़ ऑफ एब्रिविएशंस का अति महत्वपूर्ण है, यानी कि संक्षिप्त क्षार प्रयोग ये बहुत आवश्यक होता है। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग ये एक प्रशासनिक भाषा के लिए आवश्यक है। ये उसकी विशेषता के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। किसी भी भाषा का उद्देश्य मनुष्य के मनोभाव, विचारों की एक तरह से पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, किंतु उसके लिए अनावश्यक शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इधर-उधर की शब्दावली में भटक नहीं सकते हैं। कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक शब्दों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने से जो जो भाषा उन्नत हो, विकसित हो या परिमार्जित या मुहावरेदार हो, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। अर्थ की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में ध्वनि शब्दों या वाक्यों को प्रयोग किया जाता है। भाषा को उन्नत और परिमार्जित करने के लिए अर्थ का योग्य अभिव्यक्त के रूप में हमें प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक मानव कम समय में अधिक से अधिक विचारों या भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। इस कार्य में उसको सहायता करते हैं संकल्पनात्मक विषय के एकल या एकाधिक शब्दों वाले संक्षिप्त रूप, जिन्हें हम संक्षिप्ताक्षर कहते हैं, यानी कि संक्षिप्त अक्षर के रूप में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इस तरह संक्षिप्त अक्षर से अभिप्राय है अल्प शब्दों अथवा अल्पाक्षर विन्यास से पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति वाले शब्द। वहीं संक्षिप्ताक्षर श्रेष्ठ होते हैं, जो संक्षिप्त कलेवर वाले होते हैं, सरल होते हैं, असंदिग्ध होते हैं। उनका अर्थ श्रोता आसानी से या पाठक आसानी से समझ लेता है। शब्द विशेष के उस संक्षिप्त अथवा आंशिक रूप से ही पूर्ण शब्द में नीत विचार, भाव या संकल्पना के भावार्थ का बोध होता है। तो प्रशासनिक भाषा में संक्षिप्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अधिकांश पदनामों, विभागों, पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण प्रायः विधि द्वारा किया जाता रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें वीसी, जिसको वाइस चांसलर कहते हैं, या इसी प्रकार से बीडीओ है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या वीडीओ है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, या इसी प्रकार के डीडीए है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो ऐसे कई शब्द हैं जिनके लिए हमने संक्षेप में उन शब्दों के लिए शब्द गढ़ लिए हैं, जिनका बहुत बड़े शब्दों के प्रयोग से बचने का एक अच्छा तरीका है। तो इन पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था में इनका चलन है, जिनसे संप्रेषण में आसानी हो जाती है। संक्षिप्त निर्माण की यह विधि काफ़ी सरल होती है, लेकिन इसे दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई संक्षिप्त रूप अलग-अलग संदर्भों में एक समान निर्धारित हो जाते हैं। जैसे सीपी सेंट्रल प्रोविडेंस भी हो सकता है, और कर्नाट प्लेस भी है, सीआर सेंट्रल रेलवेज भी है, और करेक्टर रोल भी है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके एडी के भी हमें कई 3 रूप दिखाई देते हैं एडी के। एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर हम बोलते हैं, या ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं, या एक्नॉलेजमेंट ड्यू हो जाता है। तो इस प्रकार से इन संक्षिप्त शब्दों से हमें बहुत सहूलियत तो होती है, पर इन सहूलियत के साथ-साथ कई-कई बार उससे पेचीदियाँ भी उत्पन्न होती हैं। कई-कई बार उनका अर्थ उस अर्थ में न प्रयुक्त होकर के एक अलग संदर्भ में अर्थ को मोड़ देता है, जिससे भ्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रशासनिक हिंदी में भी समय और स्थान की बचत और सुविधा के कारण भी अनेक शब्दों के संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाने लगता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पूरे
संचित अक्षरों का पूरे हिंदी में उसके भी कई सारे रूप हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम भा, प्र, सा या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किसी भी शब्द का उपनिदेशक है तो उसको हमने उ और नी से संप्रेषित कर दिया। इसी प्रकार से कार्य विशेष कार्य अधिकारी को हम वी, का और अधि रूप में उसको रेखांकित कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिंदी में संक्षिप्त करने की परंपरा है या चलन है, वो भी पारिभाषिक व्यवस्था में, शब्दावली में हमें दिखाई देती है। उसका प्रयोग भी प्रायः होता रहता है। लोक सेवा आयोग है जो लोक सेवा से संबंधित तमाम नियुक्ति से संबंधित तमाम परीक्षाएँ कराती है, जिसको हम हिंदी में संक्षिप्त रूप में लो से और आ से इंगित कर देते हैं। इसी प्रकार से रेल डाक सेवा है, जिसको रे, डा और से इंगित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्षिप्त अक्षरों के रूप में शब्द संक्षेप प्रशासनिक भाषा हिंदी में ही पहचान बना ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण विकास नहीं हो सका है। हिंदी वस्तुतः मीडिया ज़रूर संक्षिप्त अक्षरों का धड़ल्ले से प्रयोग करती है और मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि हिंदी में भी अंग्रेजी की तरह संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग काफ़ी इधर चलन में आया है। इस संदर्भ में अम, प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कथन द्रष्टव्य है। वो कहते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि राजभाषा हिंदी के आधुनिकीकरण के लिए राजभाषा अंग्रेजी में प्रचलित सभी संक्षेपों के लिए एक संक्षेप बना लिए जाए, ताकि लिखने और बोलने में सुविधापूर्ण प्रयोग हो सके। इस दिशा में अभी व्यवस्थित रूप से काम होना बाकी है। जो संक्षिप्त रूप विकसित हुए हैं, उनमें अभी एकरूपता नहीं लाई गई है। अतः संक्षिप्त अक्षर निर्माण में 2 बातें ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि संक्षिप्त अक्षर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनमें एकरूपता लाई जाए। दूसरी, जो नहीं है, जिनके लिए शब्द अभी उपलब्ध नहीं है, उन शब्दों को कहीं न कहीं से उनको गढ़ा जाए, बनाया जाए। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि हिंदी में भी अंग्रेजी के अनुकरण पर हम कहें या स्वतंत्र रूप से भी हिंदी में भी संक्षिप्त प्रयोग की चलन परंपरा काफ़ी विकसित हुई है और उसका लाभ भी हमें दिखता है। कहीं न कहीं उससे सरलता आई है, कहीं न कहीं उससे हमारा समय और जगह दोनों का बचत होता है लिखने में, पढ़ने में, बोलने में। तो इस प्रकार से इन शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण होता है और विशेष रूप से प्रशासन की भाषा के रूप में उसके महत्व को यदि हम देखें तो और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का जो ऐतिहासिक संदर्भ है, वह भी द्रष्टव्य है। विश्व का अति सभ्य प्राचीन देश होने के कारण भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही शासन चलता आया है। उस शासन को चलाने के लिए किसी न किसी प्रशासनिक व्यवस्था की उपयोगिता हमेशा से रही है। प्राचीन समय में प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित साहित्य को राजनीति विज्ञान, दंड नीति, स्मृति, अर्थशास्त्र आदि नामों से जाना जाता था। राजभाषा का क्षेत्र इतना व्यापक था कि प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले शब्द की अभिव्यक्तियां राजकीय अभिलेख तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनका जो प्रयोग था वो काव्य और इतिहास में भी उस समय को उपलब्ध था। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ब्राह्मण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी राजा, उनके प्रकार, उनकी नियुक्ति, मंत्री, पदाधिकारी, आचार संहिता, प्रशासन, संचालन विधि आदि का कई-कई उपमान और उदाहरण देता चलता है। राजकाज एवं प्रशासन की भाषा भी संस्कृत हुआ करती थी। इस तथ्य के प्रमाण हमें प्राचीन सरकारी लेखों, पत्रों, कानून वर्ग, साहित्यिक ग्रंथों आदि में दिखाई देते हैं। फलतः समयानुसार प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का राजकाज में प्रयोग होने लगा, उनका प्रयोग बढ़ गया। लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि पूर्वी पंजाब में बंगाल तक प्रचलित सभी बोलियों भाषाओं में हिंदी ने आत्मसात कर लिया था। राजभाषा में राजकाज की भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगी थी। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि हिंदी का उत्तर पूर्वी और मध्य भारत की समस्त भाषाओं से गहरा संबंध रहा है। यदि हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो राजपूत के शासनकाल में डिंगल भाषा, पिंगल भाषा वस्तुतः राजस्थान की हिंदी ही थी, जिसमें राजकीय पत्र, टिप्पणियां, कर्मचारियों के आचार संहिता, राजा के आदेश आदि की प्रस्तुति की जाती थी।
भारत में मुसलमानों के आगमन के बाद देश के उन भागों में जहां उन्होंने शासन स्थापित किए, अरबी फारसी को अधिक बढ़ावा दिया। अरबी फारसी के चलन का प्रयोग बढ़ा। अ, इसके बावजूद भी उत्तर भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सूरी और मुगल वंश के विभिन्न बादशाहों के शासन में हिंदी के प्रयोग के प्रमाण और साक्ष्य हमें बाखूबी मिलते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में भी हम देखते हैं कि हिंदी के प्रयोग फारसी के साथ-साथ होता हुआ दिखाई देता है। मुगल काल की यदि हम बात करें, तो उसमें सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में सरकार, तहसीलदार, चपरासी, सिपाही, अमीन, दफ्तर, माल, मकान इत्यादि का भरपूर प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा कभी भी किसी युग में बंध करके नहीं चली है और एक पारंपरिक तरीके से विभिन्न प्रकार से आए हुए शब्दों का प्रयोग उनमें होता आया है। यही मराठों के शासनकाल में भी हम देखें तो युद्ध के बाद संधि पत्रों या राजनीतिक समझौतों, व्यापारिक समझौतों, आदेशों, प्रमाण पत्रों आदि में भी उस समय की हिंदी का प्रयोग होता था। तो हिंदी की व्यापकता या उसके कार्यक्षेत्र की स्वीकारता हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किन-किन कालखंडों में, किन-किन रूपों में प्रयोग की जाती रही है। अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में तत्कालीन प्रचलित राजभाषा फ़ारसी को ही प्रश्रय दिया था निसंदेह और हिंदी को स्थान उनके शासनकाल में नहीं प्राप्त थी। फिर भी हिंदी के जो चर्चित शब्द थे, जो बहुत चलन में थे, उनका प्रयोग होता जा आया था। सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी को भारत की शिक्षा और प्रशासन के रूप में स्थापित कर दिया था। धीरे-धीरे वह न केवल पूरी तरह से प्रशासन की भाषा बन गई, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग के की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। फिर भी अंग्रेजी शासन काल में यह महसूस किया जाता रहा कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। यदि भारत के साथ व्यापार करना है, भारत से के साथ अपने फ़ायदे-नुकसान को देखना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा में ही उससे बात की जाए, उसकी भाषा में ही विचारों का आदान-प्रदान किया जाए। अतः उन्होंने हिंदी भाषा-भाषी प्रदेशों में हिंदी को और अन्य प्रदेशों में वहाँ की भाषाओं को प्राथमिकता दी। माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम भी हिंदी को बनाने का निर्देश दिया। हिंदी को लेकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वयं अंग्रेज़ ही लड़ते रहे। इनमें उल्लेखनीय नाम फ्रेडरिक पिनकार्ट का है, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया और जिनकी रुचि और निष्ठा हिंदी को लेकर के अत्यधिक थी। फ्रेडरिक पिनकार्ट का यह एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको हम सदैव याद रखते हैं। ब्रिटिश शासन काल से उनकी यह लड़ाई सन 1868 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी और 32 वर्ष के जब वो थे, तब से लेकर के 1888 ईस्वी में श्रीधर पाठक को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि 20 साल पहले मैं एकमात्र यूरोपियन था, जिसने सरकार पर हिंदी के बारे में दबाव डाला था। 10 साल बाद इस नियम को बनवाने में सफल रहा। भारत जाने वाले अंग्रेज़ों के लिए हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाए। यह अपने समय के लिहाज से देखा जाए तो फ्रेडरिक पिनकार्ट का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, जिसे अ, अपने सरकार के विपक्ष में जाकर के हिंदी को वकालत करते समय पिनकार्ट जी ने रखी थी। वास्तव में लोक भाषा में ही लोक आंदोलन होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दौरान भी हम देखते हैं कि जनता की जो भाषा थी, उसके आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता था। राष्ट्रीय संघर्ष में हिंदी का संघर्ष जुड़ा हुआ था। गौरतलब है कि 19वीं शताब्दी तक प्रायः हिंदी के संघर्ष का जो केंद्र था, वो अदालती भाषा के रूप में या उसकी लड़ाई के रूप में हमारे सामने आती है और हिंदी का राष्ट्रीय संघर्ष लगातार चलता रहा। लोकमान्य गंगाधर तिलक या गोखले, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, राम मनोहर लोहिया आदि उस समय के प्रायः सभी नेताओं, साहित्यकारों तथा जागरणकर्ताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी और हिंदी के साहित्यकारों के प्रयास को रेखांकित किया। स्वाधीनता के पश्चात विद्वानों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित हुआ कि भारत वर्ष में स्वाभिमान और गरिमा के अनुकूल हिंदी को प्रशासन की भाषा के रूप में विकसित किया जाए, ताकि स्वाभिमान स्वतंत्र राष्ट्र का अभिन्न अंग हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी का जो प्रशासनिक स्वरूप है,
हिंदी का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो उसकी भाषा का चलन है, वो ना केवल वर्तमान में, अपितु इसके पूर्व में अंग्रेज़ों के शासनकाल में या उसके पूर्व में हम देखते हैं मुगलों के शासनकाल में हिंदी का की जो प्रशासनिक पैठ है, हिंदी भाषा का जो प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग है, वो होता आया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हिंदी का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रशासनिक भाषाओं में विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा होने के नाते हिंदी में उसके चलन पर बल दिया जाता है। लगातार प्रयास किया जाता है कि एक ऐसी पारिभाषिक शब्दावली बनाई जाए, जिसमें किसी प्रकार की अ, आशंका या दुविधा या अर्थद्वैता का की गुंजाइश ना हो, ताकि उससे सही-सही बात को पूरी तरह से संप्रेषित किया जा सके। तो ये हमारे हिंदी भाषाभाषियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं विराम देता हूँ और इस व्याख्यान के अगली अगली कड़ी में हम इसकी राजभाषा हिंदी और उसके लिए किए गए जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।